आदाब दोस्तों। भैया, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखो, जो क्यों है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों से हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का व्हाय क्या है, क्या रीज़न है उस काम को जो हम कर रहे हैं और उसका मकसद क्या है। तो अपनी ज़िंदगी का व्हाय ज़रूर तलाश करें। ये दुनिया के बेहतरीन जो स्पीकर्स हैं और जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं, उनका मशवरा है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एक लाइव सेशन कर रहे हैं आपके साथ, जिसमें हम बहुत सी अहम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम है मीर रज़ा केस। मीर रज़ा केस, कराची का एक नौजवान ताजिर जिसका मर्डर हुआ 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से जिसकी लाश मिली, और जिसके बारे में आगाज़ में ये कहा गया कि ये खुदकुशी है, और लगभग इसे खुदकुशी डिक्लेयर करके केस को ख़त्म कर दिया गया था। जिस तरह मीर रज़ा की लाश को दफना दिया गया, इस केस को भी दफना दिया गया, मगर ऐसे में उसके वालिदैन सामने आए। उसके वालिदैन ने कहा कि हम इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इस चीज़ की जड़ तक जाएंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे बेटे का मर्डर हुआ है। और जब उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो इंतज़ामिया की जानिब से, सरकार की जानिब से इस मामले में बहुत ही क्या कहते हैं, रिलक्टेंसी दिखाई गई, तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आई, बल्कि उसको दबाने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये केस ख़त्म हो चुका है, आपके बेटे ने खुदकुशी की है, अब ये मामला तमाम हुआ तो आप घर जाइए। मगर सलूट है मीर रज़ा के वालिद को, जिन्होंने इस केस को लड़ा, उनकी फैमिली को, और कुछ लोगों को जो कराची के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे हसन बेग हैं, जिन लोगों ने इस केस को उठाया, इस केस को आगे लेके आया और शोर मचाया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बना और लोग मीर रज़ा के वालिदैन के साथ जाके खड़े हुए, बहादुराबाद में चार मीनार चौरंगी पे जाके खड़े हुए, और फिर इस केस के अंदर बहुत से हैरान कुन इंकशाफात हुए। मीडिया ने इसको पिक किया, और शाहज़ेब खानज़ादा का जो शो था, और भी लोग जो डेफिनेटली थे, मगर शाहज़ेब खानज़ादा के शो से इसके अंदर एक नया रुख आया, और ये बात आई कि उसका जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था, जिसकी बुनियाद पर उसे खुदकुशी करार दिया गया, उसमें कई सुकम हैं, उसमें कई खामियां हैं, और इन खामियों के होते हुए उस पोस्टमार्टम को हतमी कहना और उस पोस्टमार्टम की बुनियाद पे ये फैसला सादिर करना कि मीर रज़ा ने खुदकुशी की थी, किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। तो एक तरफ डॉक्टर समिया मीर रज़ा केस के अंदर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये इंकशाफ करती हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे दबाव बढ़ रहा है, ट्रेंड बन रहा है, और लोग सड़कों पर भी मौजूद हैं। जेनज़ी आप उन्हें कह लें, या नौजवान कह लें, या कराची के लोगों को कह लें, वो सड़कों पे निकले और उन्होंने आवाज़ उठाई। यहाँ पे सिंध सरकार, या जो मशीनरी है उसकी जानिब से, सिस्टम की जानिब से कुछ तज़ब्ज़ुब का इजहार किया गया, इस केस को धकेलने की कोशिश की गई, इसको टालने की कोशिश की गई। बार बार इसरार किया गया कि ये खुदकुशी है, मगर हक़ाइक़ सामने आने थे। आखिर फैसला हुआ कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा, और इस मौके पे जिब्रान नासिर, क्योंकि बहुत ही तवाना आवाज़ हैं, आप उनसे इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके नज़रियात पे तनकीद कर सकते हैं, मगर डेफिनेटली वो एक दबंग आदमी हैं। उनके पास एक मौक़िफ़ था, आवाज़ थी, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है, वो मैदान में उतरे, इस केस को टेक ओवर किया, और उसके बाद फिर दोबारा से कब्र कुशाई हुई। यानी वो केस जिसको दफना दिया गया था, वो डेड बॉडी जिसकी तस्फीन हो गई थी, उसको बाहर निकाला गया। और याद रहे कि इस दौरान बहुत से बयानात बदल रहे थे, यानी कि जो पुलिस है, या पुलिस हुकाम हैं, या सरकार के करीब समझे जाने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास नई नई थ्योरीज थी, नए नए वाक़यात थे। एक थ्योरी ये कहती थी कि मीर रज़ा जो है उसने खुदकुशी की है, क्योंकि वो माली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान था, उस परेशानी के बाइस उसने अपनी जान ले ली। दूसरी थ्योरी ये कहती थी कि मीर रज़ा इस परेशानी के बाइस गायब हो गया, चूँकि उस कुछ रोज़ पहले ही एक इस तरह का वाक़या हुआ था, जहाँ एक ताजिर की लाश मिली थी, एक गाड़ी से लाश मिली, और कहा गया कि ये एक ताजिर है जिसने ग़ालिबन खुदकुशी की है, या हादसे का शिकार हुआ है, और ये अब दुनिया से रुखसत हो गया। मगर बाद में पता चला है कि ये लाश उस शख्स की नहीं है, बल्कि लाश एक गरीब आदमी की है, एक खाकरोग की है। और ये एक ऐसा केस था, एक सेटअप था, जहां उस ताजिर ने अपने ऊपर मौजूद बेपनाह दबाव को, बेपनाह कर्ज देने वालों के मुतालबात से बचने के लिए ये एक ड्रामा रचाया, एक शख्स को मर्डर किया, उसे अपनी शनाख्त की, और ख़ुद गायब हो गया, मगर बाद में वो हक़ाइक़ सामने आ गए। तो ये भी कहा गया कि जो मीर रज़ा केस है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर ये शख्स इसने खुदकुशी नहीं की है, तो मुमकिन है कि ये लाश एक ड्रामा हो, एक सेटअप हो, और मीर रज़ा अभी भी ज़िंदा हो, फ़रार हो, चूँकि उस पे करोड़ों का कर्ज़ था। तो इस तरह की कहानियाँ सुनाई गई, और इन्हीं कहानियों के बीच में, इसी शोर में उसकी कब्र कुशाई होती है, और कब्र कुशाई के बाद हम देखते हैं कि हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं, दूसरा पोस्टमार्टम होता है, और सनसनीखेज़ इंकशाफात होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक मर्डर केस के अंदर सनसनी आ जाना
कर्बनाक है हक़ाइक़ के बजाय जब सनसनी आए, जब इंकिशाफात हो, मगर वो इंकिशाफात अहम थे। एक इंकिशाफ ये हुआ कि भाई उसे गोली पुश से मारी गई है, पीछे से मारी गई है। तो कौन ऐसा शख्स है दुनिया के अंदर जो खुदकुशी करते हुए अपनी कमर पे गोली मारे, और गोली कुछ फासले से मारी गई है। ऐसा भी नहीं है कि एक शख्स ने अपनी कमर पे पिस्टल रखा और चला दिया। अगर वो अपने माथे पे नहीं रख सकता था, अपने सीने में नहीं रख सकता था, तो उसने अपनी कमर पे रखा और चला दिया। ये बिल्कुल गलत है, गोली फासले से मारी गई है। फिर ये तय हो गया कि जो मर्डर का तरीक़ेकार है उसके अंदर खुदकुशी का उनसर कम, कत्ल का उनसर ज़्यादा है। अगली बात ये हुई कि जो उसकी शर्ट थी उस पे तेज़ाब की बाक़ियात मिली। जी हाँ, उसकी जो शर्ट थी उस पे तेज़ाब की बाक़ियात थी। वो तेज़ाब क्या उसके फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए, उसका चेहरा मस्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उस पे तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये भी पता चला कि जो उसका खून है, उसके खून के अंदर बेहोशी के अज्जा पाए गए हैं। उसके खून के अंदर बेहोशी के अज्जा थे, जिससे मुमकिन है कि उसे काबू करने के लिए बेहोश किया गया हो। इन बातों के होते हुए ये तय हो गया था कि मीर रज़ा केस के अंदर जो खुदकुशी की थ्योरी थी वो बिल्कुल फ्लॉप थी। ये नैरेटिव ठुस था, ये झूठ था, ये अपनी नाअहली पे पर्दा डालने की कोशिश थी, अपनी गलत तफ्तीश को छुपाने की कोशिश थी, अपने नाकिस पोस्टमार्टम की बुनियाद पे खड़े केस को सही साबित करने की कोशिश थी, और ये कोशिश यकीनी तौर पे झूठी साबित हुई। बाद में खबर आई कि वो डॉक्टर, वो जूनियर डॉक्टर जिसने ये पोस्टमार्टम किया था, उसे उसके ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है, उसे उसके ओहदे से हटा दिया गया है। और डेफिनेटली ये होना भी चाहिए था, किसी न किसी सतह पे ये फैसला करना चाहिए कि इस पूरे केस के अंदर सिर्फ वो डॉक्टर नहीं बल्कि तफ्तीशकार भी, जहाँ उनसे गलती हुई उनसे सवाल किया जाए और पूछा जाए कि वो इस नतीजे पे कैसे पहुँचे। पुलिस, आप जानते हैं कि पुलिस, हम कहते हैं कि नाअहल है, करप्ट है अपनी जगह, मगर उन्हें क्राइम की बहुत ज़्यादा समझ होती है। वो क्राइम सीन को देखते ही बता देते हैं कि ये खुदकुशी है, ये मर्डर है, इस लाश को यहाँ लाके डंप किया गया, ये मर्डर यहीं हुआ है, लाश कितनी पुरानी है, ये बातें वो एक ही नज़र में बता देते हैं, ताकि कोई बहुत ही बड़ा सेटअप हो या किसी वजह से शवाहिद मिट चुके हों। मगर इस केस में ऐसा नहीं था। तो जब चीज़ें सामने थीं तो इतने सीनियर तफ्तीशकारों ने ये फैसला क्यों कर किया कि ये मर्डर नहीं है, खुदकुशी है। एनीवेज, जब दोबारा से खबर कुशाई हुई, दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ, तो वाज़ेह हो गया कि ये खुदकुशी का केस नहीं है, मर्डर ही है। अब एक नया नैरेटिव खड़ा किया गया, अगेन जो सरकार के करीब मशीनरी है, जहाँ मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और अहदेदारान भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ग़ालिबन ये मीर रज़ा नहीं है। हाँ सही है, माना कि जो डेड बॉडी है ये खुदकुशी केस नहीं है, माना कि ये मर्डर केस है, मगर ये मीर रज़ा नहीं है। मीर रज़ा मुमकिन तौर पर फ़रार हो गया है क्योंकि उसको बहुत सा कर्ज था, करोड़ों रुपए का कर्ज था, तो उस कर्ज से बचने के लिए उसने राह फ़रार इख्तियार की, वगैरह वगैरह। अब एक ऐसे वक्त पे जब वालिदैन कर्ब में हैं, कैसे वक्त में जब वालिदैन इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, कैसे वक्त में जब माँ बाप ने अपने बच्चे को जो दफना दिया है उसे दोबारा कब्र से बाहर निकाल रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब उसके बाप की पुरानी ऑडियो कॉल्स को लीक किया जा रहा है, एक ऐसे वक्त में जब उनके खुला के डॉक्यूमेंट्स को टेलीविज़न पे उछाला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मीर रज़ा फ़रार हो गया, और कहा जा रहा है कि उसके माँ बाप भी इस पूरे केस में शामिल हैं, वो सेटअप में शामिल हैं, इस ड्रामे में शामिल हैं। तो अब क्या किया जाए? क्यों ना उस लाश का डीएनए कर लिया जाए? डीएनए करेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि ये मीर रज़ा नहीं है, और जो सरकार का नैरेटिव है या जो इंतज़ामिया का नैरेटिव है वो साबित हो जाएगा, और मीर रज़ा एक बार झूठा करार पाएगा, उसका बाप झूठा करार पाएगा, और ये फ्रॉड अयां हो जाएगा। तो जनाब, डीएनए हुआ, और डीएनए के बाद क्या इंकिशाफ होता है, क्या हौलनाक इंकिशाफ होता है कि मरने वाला शख्स वही है जो उसके वालिदैन ने दावा किया है, जो उसके लौहाकीन का दावा है। यानी जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ दो, वो दुरुस्त साबित हुए कि जो लाश लेके वो सड़क पे खड़े हुए हैं वो लाश उनके बेटे की है। तो ये एक लतीफ़ा है, एक लतीफ़ा है, एक कर्बनाक लतीफ़ा है कि आज अगर आप इंसाफ मांगने जाते हैं अपने मरे हुए बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए, तो पहले आपको ये साबित करना होगा कि वो शख्स आपका बेटा या बेटी है। आपको साबित करना होगा कि वो लाश जिस पे आप दावा कर रहे हैं या जिसके लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं, वो उसका वाकई आपसे कोई ताल्लुक़ है या नहीं। तो ये साबित हुआ। ये साबित हुआ कि मीर रज़ा केस के अंदर गफलत हुई थी, मीर रज़ा केस के अंदर खुदकुशी नहीं मर्डर हुआ था, मीर रज़ा केस के अंदर जुल्म हुआ था। और फिर ये भी साबित हुआ कि जनाब ये डीएनए मैच कर गया है, ये लड़का वही है जिसके माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं। तब जिब्रान नासिर की जानिब से कुछ अहम इंकशाफात होते हैं, कुछ अहम बयानात दिए जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इस लड़के के ऊपर तशद्दुद हुआ, इससे हब्स से बेजा में रखा गया, यानी इसे अगवा किया गया और 12 से
घंटे इसको जो है हिफ्ज़ भेजा में रखा गया और बाद अज़ां तशद्दुद करके इसका मर्डर किया गया। और अब जो शवाहिद आ रहे हैं, अगर शर्ट पे तेज़ाब है, अगर खून में बेहोशी के अज्जा हैं, तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त साबित होती है। अब इसमें मामला ये था कि तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी। तो तफ्तीश के मामले में जो लवाहिकीन यानी मकतूल के जो वालिदैन और अहल खाना का कहना था कि हमारे बयानात कलमबंद किए जाएं, जिस सिलसिले को टाला जा रहा था। चूँकि केस को तो दफन कर दिया गया था, केस के बारे में तो ये कह दिया गया था कि ये खुदकुशी है, इसको भूल जाएं। उस केस के अंदर बिलाखिर ये फैसला हुआ कि जो मकतूल है उसके अहल खाना के बयानात कलमबंद किए जाएं। 29 जुलाई को लाश मिलती है और 14 अगस्त को आज हम ये बात कर रहे हैं कि उसके जो लवाहिकीन है, उसके जो अहल खाना है, उनके बयानात कलमबंद किए जाएं। क्या ये अलमिया है? क्या ये कर्ब है? क्या ये दर्द है? क्या ये सच्चाई है? क्या ये निज़ाम है? उसकी जो स्मार्ट वॉच थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इससे तफ्तीश आगे बढ़ सकती है, उसके बारे में जिब्रान नासिर ये इंकशाफ करते हैं कि स्मार्ट वॉच अपनी तहवील में पुलिस ने ले ली, मगर इस सिलसिले में काम नहीं किया। उन्होंने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उसे शो नहीं किया, उससे हासिल होने वाले डेटा को अब तक रिवील नहीं किया गया। तो उस स्मार्ट वॉच के बारे में जो शुरू में ये शोशा छोड़ा गया था कि इससे केस बड़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, अब तक उसे काम में नहीं लाया गया। अब आज जो खबर आई है, बल्कि वो कल की खबर थी, कि जो मीर रज़ा का पार्टनर है, जिसको कुछ लोगों ने शुरू में मशकूक बनाने की कोशिश की, मोहम्मद अहमद उसका नाम है, जो जो उनका जो बिज़नेस था उसकी एक ब्रांच हैदरी ब्रांच चलाता था, उसने ज़मानत कबरस गिरफ्तारी ले ली है। 1 लाख के मरचकों के एवज़ उसने गिरफ्तारी से पहले ज़मानत का अहतमाम किया है। वो कोर्ट में पेश हुआ है और अदालत ने पुलिस को पाबंद किया है कि इस शख्स को गिरफ्तार ना किया जाए, और उस शख्स को पाबंद किया है, मोहम्मद अहमद को पाबंद किया है कि पुलिस तफ्तीश में मदद करे। और उसके वकील का ये कहना है कि पुलिस उसे बार बार तंग कर रही है। उसके वकील का ये कहना है कि इस शख्स का इस केस से, इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं। वो मीर रज़ा का बचपन का दोस्त है, दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया, दोनों एक साथ आगे बढ़े, दोनों ने मिलकर स्ट्रगल की। एक जो है बाज़ाबाद ब्रांच चलाता था, एक हैदरी ब्रांच चलाता है। तो इस केस के अंदर उसे ज़मानत दी गई कबरस गिरफ्तारी। तो अच्छी बात है, जो मोहम्मद अहमद हैं उनके जो बयानात हैं उससे भी ये केस खुलेगा। और अहम बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है। डेफिनेटली पैसों के लेन देन का इशू तो था, काफ़ी कर्ज था मीर रज़ा के ऊपर, मगर कर्ज बिज़नेस में होता है और वो पेमेंट्स जब लाखों में आती हैं तो लाखों में पेमेंट्स अदायगी होती भी है। जो भी हुआ है हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। तो आज के इस सेशन के अंदर हमारा जो पहला मामला था वो मीर रज़ा केस था, जिस पर हमने तफसीली बात की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की जानिब। इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं, जिनका केस इस वक्त मुतादिद केसेस अदालत में हैं, उनसे मुलाकात के लिए, उनके इलाज मालजी के लिए कुछ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी और उन पे अब समाअत का फ़ैसला किया गया है। उन मुकदमात पे समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, रजिस्ट्रार की जानिब से ये नोटिस जारी हुआ है। अब बेंच बनेगा और इमरान खान साहब से मुलाकात और उनके इलाज मालजी से मुताल्लिक अब केस शुरू होगा, जिसका बेंच बना दिया गया है और ये मुकदमात मुमकिन तौर पर 18 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है, मगर जो एक बुरी खबर है वो ये है कि इमरान खान के जो हामी हैं उनको बहुत से ऐसे यूट्यूबर और ऐसे व्लॉगर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है जो अपनी व्यूअरशिप के लिए इस तरह की बातें, इस तरह की कहानियाँ फैलाते हैं जिनमें हकीकत नहीं होती, जो सरासर झूठ होती हैं, सरासर सनसनीखेज़ी पे मबनी होती हैं, जिनका मकसद अपने व्यूज़ में इजाफा करना होता है, जिसका मकसद इनके जो हामी हैं उनके जज्बात को मज़ीद मजरूह करना होता है, मज़ीद उनके जज्बात से खेलना होता है। और वजाहत एस खान साहब ने कुछ रोज़ पहले ऐसा ही एक व्लॉग किया और उस व्लॉग के नतीजे में लोगों में सनसनी फैल गई, तशवीश फैल गई, यहाँ तक कि हिंदुस्तान तक में उस व्लॉग के क्लिप्स को उठाया गया, चलाया गया। वैसे ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है। कल हमने बात की थी कि इसमें 2 तरह की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी यह है कि जो खुद ताकतवर हल्के हैं उन्होंने ये टेस्ट करना चाहा, या हुकूमत ने ये टेस्ट करना चाहा कि अगर इमरान खान से मुतालिक इस तरह की कोई खबर आती है तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है, उसका क्या नतीजा होगा, उस वाक़ये की क्या सूरत निकलेगी। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये पूरा मामला किया गया और देखें कि आवाम का क्या रद्दमल आता है, कि आवाम में गुस्सा है, एहतजाज है, कि आवाम बाहर निकलते हैं। दूसरी थ्योरी ये थी कि भैया उन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए की। अब जब इंडिया मीडिया उसे कवर करता है तो तीसरी थ्योरी ये है कि हो सकता है इंडियन मीडिया से भी इसका कोई
ताल्लुक़ हो। मगर ये मफ़रूज़े हैं, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर इस मुल्क में, इस ख़ित्ते में, इस दुनिया में कई तरह के वाक़यात होते हैं, उनमें से एक ये भी है। मेरी ये राय है, दोस्तों को ये मशवरा है, जो दोस्त देख रहे हैं कि इमरान ख़ान को जो उनकी कुर्बानी है, जो उनकी स्ट्रगल है, उसे ख़राज तहसीन पेश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सच के साथ खड़ा हुआ जाए, बजाय ऐसे व्लॉगर्स को सुनने के जो सनसनीखेज़ी का कारोबार कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा अपने प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जहां हम एक किताब रेकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, मामला यह है कि कुछ किताबों ने लोगों को बिल्कुल बदल दिया और कुछ किताबों ने लोगों की ज़िंदगी पे गहरे असर मुरतब किया, और कुछ किताबें ऐसी थी जिन्होंने लोगों को लगभग बर्बाद कर दिया। तो क्या ये किताब ऐसी है जिसने लोगों को तब्दील किया, या लोगों को बर्बाद किया? और जब आप तब्दील होते हैं, इश्क करते हैं, तो आप बर्बाद ही होते हैं, और ये एक ऐसी ही किताब है। यह है गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का नावल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि तन्हाई के 100 साल। और इस किताब के बारे में हम एतमाद से कह सकते हैं कि इस किताब ने जहाँ लाखों ज़िंदगियों को तब्दील किया, वहाँ इसने लोगों की ज़िंदगियों को तलपट कर दिया, उनके सोचने के तरीके को, उनके इश्क करने के तरीके को, उनके जीने की ढब को, उनकी तर्ज फ़िक्र को, तर्ज ज़ीस को, किताब की ज़िंदगी को, हर शय को तब्दील कर दिया। हमारी तर्ज ज़ीस को, हमारे किताब इश्क को, हर चीज़ को इस किताब ने तब्दील किया। शायद दुनिया में हालिया बरसों में, अगर हम टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की और डिकेंस के दौर से निकल आएँ और बाद के अहद की बात करें, तो लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है, उसका जो बूम है, उसके अंदर जिन किताबों ने अहम किरदार अदा किया, या जिन राइटर्स ने अहम किरदार अदा किया, उनमें गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ एक बेहद अहम नाम है। उसकी ये किताब डेफिनेटली नुमाया तरीन है, तन्हाई के 100 साल। और इसके उर्दू तर्जुमे के बारे में भी मैं आपसे बात कर लूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पर तो एक वेब सीरीज़ बनी है नेटफ्लिक्स पे। उसका पहला पार्ट कुछ अर्से पहले आया था, ज़ेर बहस भी आया, उस पर हम सब ने बात की, और अब उसका दूसरा पार्ट भी आ गया है, यानी उसका दूसरा सीज़न आ गया है। और मैंने नहीं देखा कि मैं जल्द देखूंगा। पहला सीज़न मैंने देखा तो उसकी कुछ चीज़ों ने मुझे मुतासिर किया, कुछ चीज़ों पर हमें लगा कि मज़ीद बात हो सकती है। मगर बहरहाल इतने कॉम्प्लेक्स नावल का, इतने तवील नावल का, जो बहुत फैला हुआ हो, जिसकी ज़ख़ामत सिर्फ सफ़ात में ना हो बल्कि उसके प्लॉट में हो, उस नावल पे वेब सीरीज़ बनना और उस वेब सीरीज़ का नेटफ्लिक्स पे आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। उसका दूसरा सीज़न भी आ गया, तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा पहला सीज़न देखें, और फिर दूसरे सीज़न की तरफ आएँ, और हम भी आपके साथ साथ इस सीज़न की तरफ जाएंगे। ये किताब अगर आपने नहीं पढ़ी तो फ़ौरन पढ़ें। इसके उर्दू तर्जुमे से मुताल्लिक़ मैं बता दूँ, नईम क्लासर साहब ने इसका एक मुकम्मल तर्जुमा किया था। बाद में ज़ीनत हसान साहिबा, जिन्होंने सबसे पहले तर्जुमे का जो बार था वो ज़ीनत हसान साहिबा ने उठाया, और कुछ इसके अबवाब का तर्जुमा किया। बाद में नईम क्लासर साहब का मुकम्मल तर्जुमा शाया हुआ। उस तर्जुमे के बारे में मुतअद्दिद और मुतज़ाद आरा हैं। कुछ लोगों को वो अच्छा लगा, कुछ लोगों ने उस पर कड़ी तनकीद की। जिन्होंने ज़ीनत हसान साहिबा के तर्जुमे से उसका मवाजना किया, उन्होंने कहा ये कमज़ोर है, ये दुरुस्त नहीं है, मगर बहरहाल वो मार्केट में मौजूद था। फिर ज़ीनत हसान साहिबा का तजुर्बा है, जिसे लोग कहते हैं कि शाहकार तर्जुमा है, और सबसे ज़्यादा हाईली मतलब एडमायर्ड है, सबसे ज़्यादा उसको रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा याकूब यावर साहब, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर ट्रांसलेटर हैं और जम के काम करने वाले आदमी हैं, मुतअद्दिद बड़ी किताबों का तर्जुमा कर चुके हैं, उन्होंने भी इसका तर्जुमा किया, वो भी दस्तयाब है। तो लगभग तीन तर्जुमे इस नावल के मौजूद हैं। अंग्रेज़ी में तो नावल मौजूद है ही, और इसकी वेब सीरीज़ भी मौजूद है। तो वेब सीरीज़ देखें, अंग्रेज़ी में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, जो तर्जुमा आपको बेहतर लगता है वो पढ़ें। अगर मुझसे पूछेंगे तो ज़ीनत साहिबा का तर्जुमा आप ज़रूर पढ़ें। बाकी भी जो तराजिम हैं, अपने तौर पर उन्हें परखें और अपनी राय दें। तो आज की रिकमेंडेशन, इकबाल खुर्शीद की रिकमेंडेशन, आज की किताब गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का तन्हाई के 100 साल। और कौन सी वेब सीरीज़ हम रेकमेंड करेंगे? सेशन जो हमारा है लाइव सेशन, उसका आखिरी हिस्सा। आज की वेब सीरीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों, वो है ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड एक ऐसी वेब सीरीज़ जो टेलीविज़न के लिए बनी, ओटीटी के लिए नहीं बनी थी। इसी वजह से जब आप इसे ओटीटी पे देखते हैं, जैसे हम जैसे लोग उसे ओटीटी पे देखते हैं, तो उसे कुछ तवील महसूस करते हैं, कुछ उसे सुस्त महसूस करते हैं, जो कि लॉजिकल है। चूँकि वो टेलीविज़न के लिए बनाई गई थी, तो उसको अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया जा रहा था। यहाँ पे वो अलग तरीके से प्रेज़ेंट हुई है, बट ठीक है, फ़ाइन, अच्छी वेब सीरीज़ है, अहम वेब सीरीज़ है। जब आप उसे देख रहे होते हैं, तो आज के दौर में अगर आप उसे देखते हैं, जैसे रिसेंटली उसे देखते हैं, तो कहीं आप शिकवा कर सकते हैं कि यार ये सुस्त है, इसका टेम्पो स्लो है, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ओटीटी के मिजाज से हट के हैं। मगर जब आप उसे देख लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि उसने आपको गर्विदा बना लिया। बहुत ही अहम वेब सीरीज़ है, आप उसे ज़रूर देखें। उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। वेब सीरीज़ का जो
पूरी दुनिया है उसके ऊपर, और उसका जो प्रीक्वल है वो भी हमारे सामने आ चुका है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। मगर आज जो वेब सीरीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई, वो है ब्रेकिंग बैड। डेफिनेटली आप उसे देखें, नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, आज भी ज़ेर बहस है, उसके किरदार अमर हो गए, उसके डायलॉग याद रखे जाएंगे, उसके सीन्स को रिक्रिएट किया जाएगा, किया जा रहा है। आपने अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखी तो फ़ौरन देखें, अपना फीडबैक दें। तो भैया, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, तो ये जो क्यों कर रहे हैं उसको भी सामने रखें कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हम कर रहे हैं उसका सबब क्या है, अपना वाई तलाश करें। आज की खबर मीर रज़ा केस के हवाले से कुछ इंकशाफात, साथ ही इमरान खान से मुलाकात और उनसे इलाज से मुताल्लिक बेंच बनने की इतला, आज की रिकमेंडेशन मार्केस की किताब, और आज की रिकमेंडेशन में जो वेब सीरीज़ हमने आपसे शेयर की है, जिसका तज़किरा किया है, वो है ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग बैड। कभी कभार तेज़ बोलते हुए हम फंबल कर जाते हैं, तो उसके लिए माजरत। भैया, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो सवाल ये है कि चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन क्यों नहीं दबा रहे, और लाइक क्यों नहीं कर रहे। मतलब हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को तो आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हमारी मदद करो, अपना ख्याल रखो। आप जल्द मिलेंगे, टेक केयर। और इसे मैं ऑफ कर दूँ।